क्या आप जानते हैं कि जब यूरोप को कैलेंडर का सही ज्ञान भी नहीं था, तब भारत में ऐसा कैलेंडर मौजूद था जो चांद, सूरज और ऋतुओं तीनों को साथ लेकर चलता था। आज हम बात करेंगे विक्रम संवत की, एक ऐसे कैलेंडर की जिसकी शुरुआत होती है 57 ईसा पूर्व से और जो आज भी जिंदा है। इसलिए आज हम इसको अच्छे से समझेंगे, जिसका जिक्र हमने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया डे एपिक सागा में, जहां हम भारत के इतिहास को सिर्फ तारीखों में नहीं बल्कि समझ के साथ सीखते हैं। आज का विषय है विक्रम संवत, जिसे आम भाषा में विक्रमादित्य कैलेंडर भी कहा जाता है। विक्रम संवत भारत की प्राचीन काल गणना प्रणाली है। इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व से मानी जाती है। यह कोई साधारण कैलेंडर नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि प्राचीन भारत में समय को प्रकृति के साथ जोड़कर समझा जाता था। विक्रम संवत का नाम जुड़ा है सम्राट विक्रमादित्य से। माना जाता है कि शक शासकों पर विजय के बाद इस संवत की शुरुआत हुई। इतिहासकार मानते हैं कि विक्रमादित्य एक उपाधि भी हो सकती है, लेकिन विक्रम संवत का अस्तित्व पूरी तरह प्रमाणित है। विक्रम संवत को चंद्र सौर कैलेंडर कहा जाता है, क्योंकि इसमें चंद्रमा और सूर्य दोनों की गति को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले चंद्र महीने को समझते हैं। एक चंद्र महीना लगभग 29.5 दिन का होता है। ऐसे 12 चंद्र महीने मिलकर लगभग 354 दिन के होते हैं। अब बात करते हैं सौर वर्ष की। एक सौर वर्ष 365 दिन का होता है। इस तरह चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के बीच लगभग 11 दिन का अंतर हो जाता है। अगर इस अंतर को ठीक न किया जाए तो त्योहार और ऋतुएं धीरे धीरे अपने सही समय से आगे पीछे हो जाए। इस समस्या का समाधान है अधिक मास। हर 2.5 से 3 वर्षों में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। इसी व्यवस्था की वजह से विक्रम संवत ऋतुओं के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, और यही कारण है कि विक्रम संवत कभी भी ऋतुओं से भटकता नहीं है। अब बात करते हैं विक्रम संवत के महीनों की। विक्रम संवत में कुल 12 महीने होते हैं। पहला महीना चैत्र, दूसरा महीना वैशाख, तीसरा महीना ज्येष्ठ, चौथा महीना आषाढ़, पांचवां महीना श्रावण, छठा महीना भाद्रपद, सातवां महीना आश्विन, आठवां महीना कार्तिक, नौवां महीना मार्गशीर्ष, 10वां महीना पौष, 11वां महीना माघ, 12वां महीना फाल्गुन। इन 12 महीनों से जुड़ी होती हैं भारत की 6 ऋतुएं। अब बात करते हैं भारत की 6 ऋतुओं की। भारतीय परंपरा में वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। हर ऋतु 2 महीनों की होती है। पहली ऋतु है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में चैत्र और वैशाख महीने आते हैं। इस समय मौसम सुहावना होता है, प्रकृति में नवजीवन दिखाई देता है। दूसरी ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने आते हैं। इस समय गर्मी अपने चरम पर होती है। तीसरी ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में श्रावण और भाद्रपद महीने आते हैं। इस समय मानसून की बारिश होती है। कृषि के लिए यह ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है। चौथी ऋतु है शरद ऋतु। शरद ऋतु में आश्विन और कार्तिक महीने आते हैं। इस समय आकाश स्वच्छ होता है। अधिकतर त्योहार इसी ऋतु में आते हैं। पांचवीं ऋतु है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष और पौष महीने आते हैं। इस समय ठंड की शुरुआत होती है। छठी और अंतिम ऋतु है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु में माघ और फाल्गुन महीने आते हैं। इस समय ठंड अपने शिखर पर होती है। इन्हीं 6 ऋतुओं के कारण विक्रम संवत पूरी तरह प्रकृति से जुड़ा हुआ कैलेंडर माना जाता है, और यही वजह है कि भारतीय काल गणना आज भी इतनी सटीक और प्रासंगिक है। अब समझते हैं अमांत और पूर्णिमांत प्रणाली। यही वह जगह है जहां अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं। अमांत प्रणाली में महीने की शुरुआत अमावस्या से मानी जाती है, जबकि पूर्णिमांत प्रणाली में महीने की शुरुआत
पूर्णिमा से मानी जाती है। इसी कारण भारत के अलग अलग राज्यों में त्योहारों की तारीखें अलग अलग दिखाई देती हैं। अब सवाल उठता है कि आज के समय में विक्रम संवत क्यों जरूरी है। आज भी नवरात्रि, रामनवमी, दीपावली, विवाह के शुभ मुहूर्त और गृह प्रवेश, इन सभी की गणना विक्रम संवत के आधार पर ही की जाती है। अब करते हैं संक्षिप्त तुलना शक संवत से। विक्रम संवत मुख्य रूप से धार्मिक और सामाजिक कार्यों में प्रयोग होता है, जबकि शक संवत भारत का सरकारी राष्ट्रीय कैलेंडर है। अतः विक्रम संवत हमें यह सिखाता है कि प्राचीन भारत में समय सिर्फ घड़ी तक सीमित नहीं था, बल्कि समय प्रकृति, विज्ञान और संस्कृति, इन तीनों का संगम था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस कैलेंडर पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।